राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग दो सवालों पर आकर ठिठक गए हैं। आम दर्शक भी और दिग्गज रिपोर्टर भी। भले उन्हें आप अलग अलग देख सुन रहे हों, पर आपस में वे जुड़े हुए मतलब कनेक्टेड हैं। पहला ये कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होगा, कौन आएगा, जाएगा कौन। दूसरा ये कि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी टीम कैसी होगी, किस तरीके के नेता उस टीम में होंगे, क्योंकि फ्यूचर की बीजेपी का इशारा यहीं से मिलने वाला है। पीएम मोदी के खास लोग भी कहने लगे हैं कि सरकार से लेकर संगठन तक एक फटीग आ गया है, मतलब एक सुस्ती सी छा गई है। तो क्या इसे खत्म करने के लिए बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है? जिन दो सवालों का जिक्र हमने शुरू में किया था, उनमें से एक का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। नितिन नवीन की टीम का ऐलान कभी भी हो सकता है, और जैसे ही यह होगा, मोदी के मंत्रियों का चेहरा, एंट्री एंड एग्जिट कंफर्म हो जाएगा। राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. नरेंद्र मोदी का अपना एक फीडबैक का सिस्टम है जो अहर्निश यानी हमेशा चलता रहता है, मंत्रियों को लेकर, अधिकारियों के बारे में, पर वो मीडिया में दर्ज नहीं कराया जाता कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है जहां फीडबैक लिया गया वगैरह वगैरह। पर आज की शुरुआत ऐसी ही एक दर्ज कराने वाली खबर से हुई। खबर ये कि प्रधानमंत्री आज सरकारी विभागों के सचिवों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई, ठीक बात है, पर ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री किस मूड माहौल में यह दर्ज कराना चाहते हैं कि ऐसी कोई बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि ऐसे समय में जब उन्होंने ये इतिहास बनाया है कि वे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12 बरस तक सरकार चला ली है। चर्चा इन चीजों के बजाय नीट परीक्षा में हुई धांधली की है, अयोध्या से लेकर उज्जैन तक में जो हुआ उसकी है। अयोध्या राम मंदिर के भव्य निर्माण के बजाय वहां हुए चढ़ावे की चोरी की खबरों के कारण मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाए हुए है। उज्जैन महाकाल की दिव्यता के बजाय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार ने जो वहां जमीन खरीदी, उसके खुलासे को लेकर आलोचना झेल रहा है। मतलब ये कि कहानी काफी उलझी हुई है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने सचिवों की बैठक की और इसने मंत्रिमंडल में फेरबदल की कानाफूसी को और हवा दे दी है। लोग तो तारीखों का अंदाजा भी लगाने लगे हैं। पहले कहा गया कि मानसून सत्र से पहले ये कैबिनेट विस्तार होगा, तो अमूमन मानसून सत्र जुलाई के आखिरी हफ्ते के आसपास शुरू होता है। तो उससे पहले देखा जाने लगा कि प्रधानमंत्री के हाल फिलहाल में किस तरह के कार्यक्रम हैं। 27 से 29 जून तक वे सेशल्स के दौरे पर थे। दौरा पूरा कर भारत लौटे। 30 जून आज बीत गया। 1 से 3 जुलाई के बीच जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा है, तो 6 से 11 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा प्रस्तावित है। सवाल है कि क्या इन सब के बीच वक्त निकालकर मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा या फिर मॉनसून सत्र तक इसे टाल दिया जाएगा। कितना भी टाला जाए, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था का हाल और उसके लिए राजनीति से लेकर आर्थिक जगत में इस बात की चर्चा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहां है। प्रधानमंत्री को क्यों सोना डॉलर बचाने और विदेशी यात्रा न करने की अपील तक करनी पड़ रही है। वित्त मंत्री इस सीन से पूरी तरह गायब क्यों हैं? तो क्या मंत्रिमंडल में उनके दिन अब पूरे हो चुके हैं जो वे अब एकदम चुप हो गई हैं? इसी तरह विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल है। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग हो या फिर रूस से तेल खरीदने को लेकर हमारी नीति, विदेश नीति आलोचनाओं के केंद्र में रहा है। तो क्या इस मंत्रालय में भी कोई बदलाव मुमकिन है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तो धरने और आमरण अनशन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने मूवमेंट खड़ा किया हुआ है। पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह उनके जन्मदिन पर उनको शाबाशी दी, इससे कुछ भी ठोस तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। पर यह बता दें आपको कि जो भी बदलाव होगा उसके कुछ पैमाने तय हैं। पहला तो यह कि परफॉर्मेंस, मतलब आपने क्या, जो किया वो कितना काफी था। अगर उसमें ज्यादा का फर्क दिखा तो छुट्टी तय मानिए। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है। पंजाब, उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनका भी ख्याल करना होगा। तीसरी बात, प्रधानमंत्री को अपने उन सहयोगियों का भी ख्याल करना होगा जिनके दम पर वो सरकार चला रहे हैं।
क्योंकि ये 2014-2019 वाली बीजेपी की सरकार नहीं, बल्कि 2024 की एनडीए की सरकार है। बीजेपी के अपने सांसद 240 हैं, यानी बहुमत से भी 32 कम। सहयोगियों के 50-52 सांसदों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही। ऊपर से जिन लोगों को तोड़कर अभी अपने पाले में लाया गया है, मतलब टीएमसी का बागी गुट, 20 सांसदों को बीजेपी उधर से इधर ले आई है। ये और बात है कि उन लोगों को अभी मान्यता नहीं मिली है, पर उस तरफ ये लॉबिंग शुरू हो चुकी है। काकोली घोष दस्तीदार से लेकर सुदीप बंदोपाध्याय तक जेडीयू के 12 सांसद हैं और उन्हें एक कैबिनेट और एक राज्यमंत्री का पद मिला है। तो बकौल अमित शाह, असली शिवसेना यानी शिंदे की पार्टी सिर्फ एक राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार से कब तक काम चलाएगी? काम चलाने से याद आया एक लेख का। मेरे संपादक हुआ करते थे ए सूर्य प्रकाश, बाद में वे प्रसार भारती के चेयरमैन बने, मतलब सरकार और प्रधानमंत्री के करीबी हैं। उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें कहा गया कि मोदी जी को सिर्फ कुछ चेहरे बदलने से ज्यादा करने की जरूरत है। घाव ऐसा है कि सिर्फ मरहम पट्टी से नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना होगा। उसी तरह जैसा 70 के दशक में कामराज फार्मूले से कांग्रेस ने खुद को मजबूत किया था। यह फार्मूला क्या था? भारत चीन युद्ध और फिर कुछ चुनावों में पार्टी की दुर्गति हो गई थी। कामराज उस समय मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलाह दिया कि आप कई बड़े नेताओं को संगठन में भेजो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया, जिसके बाद नेहरू मंत्रिमंडल की 6 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और 6 मुख्यमंत्रियों ने भी। मोदी क्या ऐसा कुछ करने की जोखिम उठाएंगे, या फिर जैसा होता रहा है कैबिनेट मंत्रियों में कुछ बदले जाएंगे, 2-4 का प्रमोशन हो जाएगा, या फिर मंत्रिमंडल से बात शुरू होगी तो फिर देर सवेर तक मुख्यमंत्रियों तक भी जाएगी। बात आई है देर सवेर की, तो फिर देर से ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी एक खबर आई है इस्तीफे की। अखिलेश यादव ने कहा इस्तीफा दो, तो लंदन जाने से पहले उनकी पार्टी के बड़े नेता और विधानमंडल दल के चीफ विप कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इस बात को लेकर के कि रुचिवीरा नाराज ना हो जाए। अब रुचिवीरा कौन है? रुचिवीरा समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद है, मुरादाबाद से। जब उनको टिकट मिला था तब भी बहुत विवाद हुआ था कि वे रामपुर से लड़ेंगी या मुरादाबाद से लड़ेंगी। रामपुर से इसीलिए क्योंकि उनको आजम खान के कैंप का माना जाता है। योगी सरकार के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया और वहीं से खबर आग की तरफ फैली। उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी में जा सकते हैं, और इसी बीच रुचिवीरा की नाराजगी की खबर आ रही थी। अखिलेश यादव को लगा बात बढ़ेगी तो दूर तलक जाएगी। उनका झगड़ा यानी रुचिवीरा का झगड़ा वहां से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली और कमाल अख्तर दोनों से है। तो उन्होंने इन सभी नेताओं को लखनऊ में पार्टी ऑफिस में बुलाया, पंचायत की। उसके बावजूद भी कहानी का द एंड नहीं हो रहा था। मतलब रुचिवीरा जो कोप भवन में गई थी वो कोप भवन में ही थी। तो आखिरकार बलि ले ली गई कमाल अख्तर की। पर क्या इससे रुचिवीरा मान जाएंगी, या फिर जो ओम प्रकाश राजभर ने आग लगाई है वो आग लगी रहेगी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। राजधानी में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा द ललन टॉप के साथ।